हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिस यूनिट को हम लोगों ने अपने लास्ट क्लासेस में शुरू किया हुआ है और एक दो क्लासेस में हमने उसको कंटिन्यू किया है, आज भी हम कंटिन्यू ही करेंगे यूनिट 4 को, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली हैं अबाउट द मार्केट, मार्केट के फीचर्स एंड मार्केट के टाइप्स के बारे में। हम लोगों ने ये भी जाना कि मार्केट को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अगर हम बात करें तो हमने मार्केट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए 3 टाइप मार्केट के डिस्कस किए हैं। पहला टाइप हम लोगों ने मार्केट का देखा परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड जो टाइप ऑफ मार्केट था वो है हमारा मोनोपोली मार्केट, जो कि ज़ीरो कंपटीशन का एक एग्जाम्पल है। और थर्ड जो हमारा टाइप है मार्केट का वो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। हम लोगों ने इन तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कस किया, उनके मीनिंग, उनके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और सिर्फ इसी यूनिट में नहीं, हम लोगों ने जब यूनिट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था, तो रेवेन्यू में मैंने आपको बतलाया था, रेवेन्यू के चैप्टर में हमारा लास्ट एक टॉपिक था ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम अलग अलग मार्केट के अंदर किस तरह से फर्म का रेवेन्यू कर्व होता है, हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। और वहाँ पे भी मैंने आपको 3 टाइप ऑफ मार्केट के बारे में बताया था, और यही 3 मार्केट थे जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि तीनों टाइप ऑफ मार्केट का रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व किस तरह का होता है, उसका स्लोप कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है। तो देखिए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने 1 बाय 1 करके तीनों मार्केट के बारे में कर रखी है। आज की क्लास में हम तीनों मार्केट को कंपेयर करेंगे। तीनों मार्केट के बीच में अगर हम कोई डिफरेंसेस करना चाह रहे हैं तो अंतर क्या क्या होगा, हम उनको जानेंगे। हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन किसके किसके बीच में, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, साथ ही कंपेयर करेंगे मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये 3 टाइप ऑफ मार्केट हम जान चुके हैं, और इन तीनों टाइप ऑफ मार्केट के बीच में हम लोग कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज हम डिफरेंसेस को देख लेते हैं। वही सारी बातें हैं जो 1 बाय 1 करके तीनों मार्केट के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। अब देखें, जो डिफरेंसेस हम करेंगे तीनों फॉर्म ऑफ मार्केट में, वो डिफरेंसेस हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब किस आधार पर हम तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में अंतर बताएंगे, उसको हम लिख सकते हैं एक तरफ। जैसे बेसिस क्या होगा डिफरेंसेस का, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस लिखते जाएंगे, और फिर हम लोग डिफरेंसेस का बेसिस लिखते जाएंगे, एंड देन हम लोग मार्केट को डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे के साथ।
तो यहाँ पे मैं बेसिस लिख देती हूँ, आप बेसिस लिख सकते हो, आप रेफरेंसेस समझ सकते हो कि किस आधार पर हम अंतर बता रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें अमंग ऑल द 3 टाइप और फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो सबसे पहला तो हो जाएगा आपका, मार्केट की बात हो रही है तो सेलर्स एंड बायर्स की हम बातें करेंगे, ठीक है। सेलर्स एंड बायर्स की हम बातें करेंगे कि सेलर्स एंड बायर्स के बेसिस पर क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों ही फॉर्म ऑफ मार्केट में। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स की संख्या कितनी होती है, लार्ज होती है। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आपको सेलर्स भी मिलते हैं और बायर्स भी मिलते हैं। वहीं पर अगर हम मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली में हमें सिंगल सेलर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर बायर्स की बात करें तो बायर्स की संख्या लार्ज होती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विथ सिंगल सेलर्स हमें देखने को मिलेगा इन द मोनोपोली मार्केट। यहाँ पे लार्ज बायर भी है और सेलर भी है। और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप याद करो तो हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा है कि लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स की संख्या देखने को मिलती है, लेकिन कितने लार्ज अगर हम जानना चाहें तो मोनोपोली से ज़्यादा, बट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से कम होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया अमंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, कि तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में बायर्स और सेलर्स की जो संख्या होगी वो अलग अलग होती है। और ये सबसे पहला अंतर है जो तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में हमें देखने को मिलता है। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें, ये नेक्स्ट डिफरेंस हम किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो देखिए सेलर्स एंड बायर्स तो हो गया। अब तीसरी जो ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी मार्केट को मार्केट बनाने के लिए, वो क्या है, तो वो है प्रोडक्ट। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैसे पाए जाते हैं इस मार्केट में। तो देखें जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सबको याद होगा कि यहाँ पे आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। मोनोपोली मार्केट में ड्यू टू द सिंगल सेलर जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है, यूनिक प्रोडक्ट। और यूनिक प्रोडक्ट का मतलब है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद न होना। तो इस मार्केट में आपको सब्स्टिट्यूट नहीं दिखते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिमिलर भी मिलते हैं और एक दूसरे से अलग भी मिलते हैं। तो इस मार्केट में आपको प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह की वस्तुएं सिमिलर होंगी लेकिन उनमें थोड़ा बहुत विभेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। और ये अंतर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किस तरह से किया जाता है। तो प्रोडक्ट जो हैं वो आपके उसकी पैकेजिंग, उसके शेप, उसके कलर, डिज़ाइन, थोड़ी बहुत क्वालिटी, उसके ट्रेडमार्क, इन सब को बदल के प्रोडक्ट को अलग अलग दिखाने की कोशिश होती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट हम रख सकते हैं प्राइस। देखिए प्राइस के बेसिस पर भी तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में डिफरेंसेस हैं। और ये क्या डिफरेंसेस हैं तो चलें देखें इसको। तो प्राइस जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है यूनिफॉर्म, क्योंकि इस मार्केट में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ड्यू टू दिस जो भी प्राइस रखा जाता है वो एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। अलग अलग प्राइस को सेलर यहाँ पर तय नहीं कर सकते और इसलिए कीमत आपकी यूनिफॉर्म होती है। मोनोपोली मार्केट की तरफ बढ़ें तो ड्यू टू द सिंगल सेलर
प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द यूनिक प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होता और कीमत जो है वो अलग अलग हो सकती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द मोनोपोली. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो यहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते. क्यों? तो ड्यू टू प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब लिटरली अलग नहीं होते बट काइंड ऑफ कोशिश की जाती है कि उनको एक दूसरे से अलग दिखाया जा सके. तो ड्यू टू दिस यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की कीमत होगी वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेलर अलग अलग तय की जा सकती है और काफ़ी हद तक प्राइसेस को अलग तय कर लिया जाता भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस देखने को नहीं मिलता, बल्कि प्राइसेस जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. अगले बेसिस की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट हम एंट्री बेसिस ले सकते हैं एंट्री एंड एग्जिट. एंट्री ऑफ फर्म्स. अगर हम एंट्री ऑफ फर्म्स की बात करते हैं कि कौन से मार्केट में फर्म्स की एंट्री हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और यहाँ पर एंट्री जो होती है वो फ्री होती है. मतलब इस मार्केट में नए सेलर्स मार्केट में एंट्री आराम से ले सकते हैं और आराम से मार्केट छोड़ करके जा भी सकते हैं. तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल है. मोनोपोली मार्केट की बात करें तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है इन द एंट्री एंड एग्जिट. रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री. देखिए यहाँ पे एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम नहीं है कि कोई भी सेलर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं. इस तरह के काम पर प्रतिबंध होता है मोनोपोली मार्केट में. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में जाने तो यहाँ पे एंट्री होती है बट परफेक्ट नहीं होती. नॉट एब्सोल्यूट एंट्री. यहाँ पे एब्सोल्यूट एंट्री नहीं होती, बल्कि एंट्री होती भी है और बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं है. कहने का मतलब है कि इस मार्केट में जो भी नया सेलर है वो मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्रीडम नहीं है जस्ट लाइक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है जस्ट लाइक मोनोपोली मार्केट. इन दोनों के बीच का सिचुएशन है जो कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखने को मिलता है. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट. अब अगर हम और डिफरेंसेस जानना चाह रहे हैं तो और भी डिफरेंसेस हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी. हम कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो मोबिलिटी की बात जब करें, मोबिलिटी मतलब एक फैक्टर का दूसरे इंडस्ट्री में मूवमेंट. तो मोबिलिटी का ऐसा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्योंकि वहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट बनते हैं, जिसकी वजह से उस वहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट बनने के कारण जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हर एक इंडस्ट्री के कॉमन होते हैं. तो अब कॉमन फैक्टर्स को एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में अगर आप मूव करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे. और यही वजह है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो मोबिलिटी है वो फ्री होती है, या कह सकते हैं परफेक्ट होती है. परफेक्ट मोबिलिटी. मोनोपोली मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट बनने के कारण यहाँ पे मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती. किसी भी तरह की मोबिलिटी यहाँ पाई नहीं जाती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में नहीं जा सकते. और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लैक ऑफ मोबिलिटी देखने को मिलेगी. मोबिलिटी होगी भी और नहीं भी. कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे. और ड्यू टू द सिमिलर प्रोडक्ट, क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन हो रहा है,
तो उस केस में हम थोड़ा बहुत उनको मोबाइल मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो थोड़ा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये वजह है कि यहाँ पे आपको लैक ऑफ मोबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं नॉलेज अबाउट द मार्केट। नॉलेज की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होता है कंज्यूमर्स को। अबाउट द मार्केट। मोनोपोली मार्केट की बात करें तो यहाँ पे नॉलेज नहीं होता है कंज्यूमर्स को बहुत हद तक, जिसकी वजह से मोनोपोली अपने प्रोडक्ट की कीमत अलग अलग वसूल पाते हैं अलग अलग कंज्यूमर से, क्योंकि कंज्यूमर्स को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता अबाउट द मार्केट एंड द प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो यहाँ पे भी नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है, बट थोड़े बहुत नॉलेज होते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज पाया जाता है, नॉलेज की कमी होती है, या फिर आप इसको डिफाइन करते हुए कह सकते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। नॉलेज होते हुए भी कंप्लीट नहीं होता, इम्परफेक्ट नॉलेज होता है, जिसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी जो सेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की अलग अलग कीमत अलग अलग कंज्यूमर से वसूल पाते हैं। बहुत ज़्यादा हायर प्राइस, बहुत कीमत में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज है कंज्यूमर्स को, लेकिन कंप्लीट नॉलेज ना होने के कारण वो काफ़ी हद तक कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत बदल कर उनकी अलग अलग कीमत को वो वसूल कर अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका एक और डिफरेंस हो गया तीनों टाइप ऑफ मार्केट के बीच में। और भी अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो और भी पॉइंट्स में हम डिफरेंसेस देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ले लेते हैं अब फर्म के डिमांड कर्व के बेसिस पे। अगर हम बात करें कि फर्म का जो डिमांड कर्व है उसका क्या शेप होता है तीनों टाइप ऑफ मार्केट के अंदर, हम बात कर रहे हैं फर्म्स डिमांड कर्व। फर्म का डिमांड कर्व कैसा होगा तीनों ही फॉर्म ऑफ मार्केट में, तो देखें तीनों टाइप ऑफ मार्केट का जो नेचर है और जो फीचर है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन नेचर एंड फीचर्स ऑफ ऑल द थ्री मार्केट्स, आपको यहाँ पे फर्म के डिमांड कर्व में भी अंतर देखने को मिलेगा। और जब हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर की बात करते हैं तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म का डिमांड कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ये तो डिमांड कर्व हुआ। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया कि जब हम इसके शेप को बनाएंगे तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम अगले पॉइंट में लिख सकते हैं। ये फर्म का डिमांड कर्व हो गया है। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व करके भी आप डिफरेंसेस कर सकते हो, मैं साथ में बताती जाती हूँ आपको। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के स्लोप की जब हम बात करेंगे तो ये भी आपको अलग देखने को मिलेगा। और दोनों पॉइंट्स को साथ में डील कर सकते हैं। जैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर फर्म्स डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो वो हो गया परफेक्टली इलास्टिक। जब हम उसको ड्रॉ करते हैं कर्व को तो इसका शेप हमारा आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फर्म का डिमांड कर्व आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो कि इंडिकेट करता है परफेक्टली इलास्टिसिटी को। परफेक्टली इलास्टिक अगर है डिमांड कर्व मतलब वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट में फर्म का डिमांड कर्व
होता है relatively less elastic. Firm's demand curve will be relatively less elastic and the slope of demand curve under the monopoly market, तो आपको अगर याद हो तो वो होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व या रेवेन्यू कर्व हम लोगों ने फर्म का बनाया था फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट. तो इस तरह से फर्म का जो डिमांड कर्व है वो मोनोपोली मार्केट के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और वो रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी को दिखाता है. और अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की तो यहाँ पे फर्म का डिमांड कर्व रिलेटिवली मोर इलास्टिक होता है. और स्लोप की बात कर रहे हैं, अगर हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ये भी लेफ्ट टू द राइट. दोनों मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिफरेंस ये है कि मोनोपोली मार्केट में फर्म का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जहाँ पे वो हल्का सा आपको स्टीपर मिलेगा टूवर्ड्स एक्स एक्सिस. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब हम डिमांड कर्व को बनाते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है बट वो आपका लेस स्टीपर होता है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस. ठीक है, झुका हुआ कम होता है. साथ ही साथ यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है मार्जिनल रेवेन्यू और मोनोपोली मार्केट में भी एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. तो ये आपका डिफरेंस का एक और पॉइंट हो गया अमंग ऑल द थ्री टाइप ऑफ मार्केट कि तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में फर्म का डिमांड कर्व अलग अलग होता है और फर्म के डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है. अब हम लोगों को और भी एक दो पॉइंट्स देख लेने हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस को फिनिश कर लेंगे. तो और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बोलें कि और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं अमंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट, तो डिफरेंसेस में हम नेक्स्ट पॉइंट में ले सकते हैं सेलिंग कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप कह सकते हो. यहीं पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं. सेलिंग कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो सेलिंग कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. इट इज़ अ कॉस्ट जो कि सेलर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा इनकर किया जाता है. कब? सेल ऑफ गुड्स को प्रमोट करने के लिए, वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए जब सेलर के द्वारा खर्च किया जाए तो उस एक्सपेंडिचर को सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका आ जाता है मेनली एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है. सेलिंग कॉस्ट की जब हम बात करें तो तीनों टाइप ऑफ मार्केट में सेलिंग कॉस्ट भी अलग अलग होता है और वो डिफरेंसेस ये होते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको सेलिंग कॉस्ट नहीं देखने को मिलता क्योंकि यहाँ पे हर जगह एक ही तरह की वस्तु बनाई जाती है, तो उसकी बिक्री को प्रमोट करने का कोई सेंस नहीं है और उस सिचुएशन में जो भी सेलिंग कॉस्ट होता है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इन दिस मार्केट. मोनोपोली मार्केट की बात करें तो मोनोपोली मार्केट में ड्यू टू द सिंगल सेलर मोनोपोली को ज़रूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करने के लिए खर्च उठाने की, क्योंकि ये सिंगल सेलर है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे ही करेंगे, भले मोनोपोली उसका एडवर्टीजमेंट करे या ना करे. तो इस सेंस में मोनोपोली मार्केट में भी अगर हम बात कर रहे हैं सेलिंग कॉस्ट की तो वो आपको नहीं देखने को मिलता है, उसकी भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो यहाँ पे
जो सेलिंग कॉस्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जो आपस में काफ़ी सिमिलर हैं, एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है, यहाँ पे याद रखेंगे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है बट यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट मौजूद होते हैं। तो ड्यू टू द क्लोज सब्सटीट्यूट बायर नीड्स टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट बायर, सेलर्स नीड टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेलर्स को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है ताकि उनके प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ सके। और इस तरह से इस तीनों मार्केट में डिफरेंसेस हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। और भी पॉइंट में डिफरेंसेस हम करेंगे जैसे कि कंट्रोल ओवर द प्राइस। अगर हम कीमत पे कंट्रोल की बात करें कि तीनों टाइप ऑफ मार्केट में प्राइस पे कंट्रोल का क्या है डिफरेंस या क्या है पॉइंट, तो तीनों टाइप ऑफ मार्केट में अलग अलग है प्राइस पे कंट्रोल। कोई भी सिंगल फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि तीनों ही टाइप ऑफ मार्केट में कोई भी सिंगल फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि इस मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और सिमिलर प्रोडक्ट्स बनने के कारण होता ये है कि सारे के सारे सेलर्स जो हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं और सिमिलर प्रोडक्ट की अगर अलग अलग कीमत कोई भी इंडिविजुअल फर्म तय कर देते हैं तो उस केस में उनके प्रोडक्ट की बिक्री ना ही बढ़ेगी अगर हायर कर दिया तो, और लोअर कर दिया तो उन्हीं को लॉस होगा। तो इस सेंस में यहाँ पे कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता ओवर अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय एन इंडिविजुअल फर्म। लेकिन अगर हम मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं तो मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर और यूनिक प्रोडक्ट के कारण आपको इस मार्केट में फुल कंट्रोल देखने को मिलेगा ओवर अ प्राइस। इस मार्केट में सेलर का अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर फुल कंट्रोल होता है। कहने का मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट की कोई भी कीमत तय कर सकते हैं। ये आपका मोनोपोली मार्केट में है। एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट आर होमोजीनियस बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से यहाँ पे ना ही फुल कंट्रोल हो पाता है और ना ही कोई नो कंट्रोल हो पाता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल होता है ओवर अ प्राइस उसको कहेंगे पार्शियल कंट्रोल। इस मार्केट में फर्म्स जो होते हैं वो उनके प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है, मतलब कंट्रोल होते हुए भी कम होता है, नहीं होता, पूरा कंट्रोल नहीं होता है बल्कि आधा होता है। लाइक हर एक इंडिविजुअल फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को खुद तय कर सकता है लेकिन वो उसी कीमत को तय करेगा जो कि बाज़ार में उससे मिलते जुलती वस्तुओं की कीमत चल रही है। तो कंट्रोल है भी और नहीं भी, अपने मन से बहुत ज़्यादा कीमत तय नहीं कर सकते। और इस तरह से 3 पॉइंट्स में तीनों मार्केट के बीच में डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर अ प्राइस। एक और पॉइंट में हम डिफरेंसेस कर लेंगे और अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं कि लॉन्ग रन में तीनों टाइप ऑफ मार्केट में किस तरह का प्रॉफिट सिचुएशन अराइज होता है। तो डिफरेंस में हम कह सकते हैं लेवल ऑफ प्रॉफिट की बात कर लें इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू
एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया जितना खर्च आया लगा उतना ही पैसा आ गया। पर यूनिट आउटपुट को बनाने का खर्च बराबर पर यूनिट आउटपुट को बेचकर मिलने वाला पैसा। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू होता है ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलता है एबनॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन मोनोपोली मार्केट। इसका मतलब है कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है एवरेज कॉस्ट के। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे फर्म को पर यूनिट आउटपुट को बेचकर जो पैसा मिल रहा है वो पर यूनिट आउटपुट को बना करके जो खर्च पड़ता है उसकी तुलना में अधिक होता है। मतलब रेवेन्यू यहाँ पे पर यूनिट आउटपुट का ज़्यादा होगा और जो कॉस्ट है पर यूनिट आउटपुट का वो कम होगा। और इस तरह से मोनोपोली मार्केट में किसी भी इंडिविजुअल फर्म को ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ़ायदा पहुंचता है और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही रिसीव हो पाता है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ मिलता जुलता कंपटीशन है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरह। और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होना। तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना खर्च लगा उतना ही रेवेन्यू आ गया। ये कुछ पॉइंट्स में डिफरेंसेस हैं अमंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। आप ये याद रखोगे कि किस बेसिस पर हम डिफरेंसेस कर रहे हैं और फिर ज़रूरी नहीं इतने सारे पॉइंट्स, दैट डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं और आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसी के साथ हमारा जो तीनों टाइप ऑफ मार्केट है ये कंप्लीट हो गया है। मतलब तीनों टाइप ऑफ मार्केट के बीच के डिफरेंसेस के साथ हमारे तीनों टाइप ऑफ मार्केट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था या जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तीनों टाइप ऑफ मार्केट, लेकिन तीनों टाइप ऑफ मार्केट में देख लेंगे फर्म के प्राइस एंड आउटपुट के डिटर्मिनेशन के बारे में। ये जो हमने अभी अभी बातें करी नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, तो इन सारे सिचुएशंस को हम लोग ग्राफिकली समझेंगे कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को क्या मिलेगा, लॉन्ग रन में फर्म्स क्या रिसीव करते हैं, और इस तरह से हमारा ये लास्ट टॉपिक रह जाएगा ऑफ दिस चैप्टर एंड देन हमारा यूनिट नंबर 4 फिनिश हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।